जेनेटिक्स के लास्ट क्लास में हमने कुछ फंडामेंटल टर्म्स के बारे में जाना था, जिसमें जीन, एलिल्स, डोमिनेंट एलिल्स, रिसेसिव एलिल्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारे टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब आज के क्लास में हम लोग मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की बात करने वाले हैं। मेंडल ने हेरिडिटी के लिए कितने लॉज दिए थे, ठीक है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स से रिलेटेड कितने लॉज मेंडल ने दिए थे, वो लॉ कौन कौन से हैं और लॉज में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में कितने लॉज दिए थे, तो 3 लॉ मेंडल ने दिया था। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सबसे बेसिक है। ठीक है, जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कि किसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं और किसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, इसी को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम आपको जानना चाहिए। ठीक है ना। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये 3 लॉ इनहेरिटेंस से रिलेटेड मेंडल ने दिए थे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, हम लोगों से बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने कौन से लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर दिए थे और कौन से लॉ डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिए थे। ठीक है, अभी हम लोग उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे। मैं यहाँ पर ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ कि ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए थे उस रिजल्ट्स के बेसिस पर ये लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर ये लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अभी हम लोग आगे ये भी जानेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था और उसके रिजल्ट्स क्या मिले थे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग तीनों लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते हैं क्या है। ठीक है, ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्या कहता है ये? It simply states that out of pair of contrasting characters present together, only one is able to express itself while the other remains suppressed. ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है इसको समझ लें कि जब 2 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक साथ प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट टुगेदर, then only one is able to express itself while the other remains suppressed। कि जब 2 डिफरेंट एलिल्स, ठीक है, एक साथ प्रेजेंट होंगे जो कि कंट्रास्टिंग है, ठीक है,
अब जो मेंडल हैं उन्होंने एलिल्स वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने जीन भी नहीं यूज किया था, उन्होंने फैक्टर यूज किया था इसके लिए, ठीक है। बाद में चल करके इसको जीन के रूप में समझा गया, ठीक है। तो जब भी कोई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उसमें से केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरा जो होगा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होगा कि उसका कैरेक्टर फिजिकली दिखाई देगा, ठीक है ना, यानी फिजिकली वो चीज़ विजिबल होगा, ठीक है। तो केवल एक ही कैरेक्टर अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस कर सकता है, जबकि दूसरा कैरेक्टर जो होगा वो सप्रेस रहेगा, वो फिजिकली विजिबल नहीं होगा। जो एक्सप्रेस कर लेता है खुद को वो कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो कहलाता है रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, ये हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, जो मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, उसी में से मैंने 4 कैरेक्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है डोमिनेंट और रिसेसिव के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। जैसे पी प्लांट में फ्लावर कलर को देखा जाए तो 2 तरह के फ्लावर उसमें देखने को मिलते हैं, एक पर्पल फ्लावर और दूसरा है वाइट फ्लावर। इसमें से अगर पर्पल और वाइट दोनों की अवेलेबिलिटी देखी जाए पॉपुलेशन में, तो ज़्यादातर प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो पर्पल होते हैं। तो ये पर्पल हमारा पर्पल फ्लावर डोमिनेंट हो गया और वाइट फ्लावर रिसेसिव हो गया, ठीक है। दूसरा सीड कलर, तो सीड कलर के भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर 2 हैं, येलो और ग्रीन, जिसमें से येलो कलर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर वाइल ग्रीन इज द रिसेसिव, ठीक है। सीड शेप 2 तरह का पाया जाता है पी प्लांट में, या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड, जिसमें से राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। हाइट, ये बहुत ही सिंपल है, टॉल या ड्वार्फ, तो जिसमें से टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि अगर आउट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर, जैसे एक कैरेक्टर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं हाइट, तो हाइट के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हुए, एक है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ, यानी एक का जीन हो गया कैपिटल टी जो टॉलनेस का जीन है, और ड्वार्फनेस का जीन जो है वो क्या है, स्मॉल टी है। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म्स अगर एक साथ प्रेजेंट है तो इसमें से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को वो कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो कहलाता है रिसेसिव कैरेक्टर। यानी हाइट के लिए जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि अगर इस फॉर्म में इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप होगा फिजिकली वो कैसा दिखाई देगा, टॉल दिखाई देगा। भले ही इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा खुद को वो कहलाएगा रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आपको, आउट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर, when 2 contrasting characters are present together then only one is able to express itself while the other remains suppressed. The character which expresses itself is called dominant character, and the character which remains suppressed, it means which is not physically visible, that character is called recessive character, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोग इंडिविजुअल का यानी जो पॉपुलेशन है उसमें किसी कैरेक्टर्स के डेटा को कलेक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे उसमें से डोमिनेंट फॉर्म कौन सा है और रिसेसिव फॉर्म कौन सा है, ठीक है। बस हमको एक सर्वे करना पड़ेगा और उसके डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर को क्लियरली डिस्टिंग्विश कर दिया गया कि जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर सकता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो खुद को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो कैरेक्टर कहलाता है रिसेसिव कैरेक्टर। आपको याद होगा मैंने एलिल्स बताते समय भी बताया था कि जो डोमिनेंट एलिल्स होते हैं उनका एक कॉपी भी प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब एक जीन भी अगर प्रेजेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है,
लेकिन रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस केस में होगा, यानी ड्वार्फ प्लांट तभी मिलेगा जब दोनों जीन्स स्मॉल टी होंगे। लेकिन टॉल आपको इस केस में भी मिल सकता है, ये होमोजाइगस टॉल हुआ और ये क्या हुआ, हेट्रोजाइगस टॉल। यहाँ पर दो अपोजिट कैरेक्टर्स के जीन्स हैं, यानी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक साथ प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें से कौन खुद को एक्सप्रेस करेगा, जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए वो डोमिनेंट हो गया, और दूसरा जो हो गया वो रिसेसिव हो गया। तो जितने भी ऐसे कैरेक्टर जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ होने पर खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वैसे सभी कैरेक्टर्स डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। जैसे ये जो लिस्ट बनाया गया है ये इसी बेसिस पर बनाया गया कि ऐसे कैरेक्टर्स जो खुद को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सारे कैरेक्टर्स कहलाएंगे डोमिनेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इसका मेन थीम यही है कि कोई भी कैरेक्टर्स के दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होते हैं, एक डोमिनेंट फॉर्म और दूसरा रिसेसिव फॉर्म। डोमिनेंट फॉर्म हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जबकि रिसेसिव फॉर्म कभी भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉ पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ओके। सो हियर वी हैव लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन। ठीक है, दूसरा चीज इसमें क्या लिखा गया है, द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स मैंने अभी आपसे बताया कि मेंडल ने जीन टर्म का यूज नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने उसी जीन को फैक्टर टर्म दिया था। ठीक है ना, फैक्टर के फॉर्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर मे रिमेन टुगेदर फॉर ए जनरेशन। ठीक है, यानी जो हम लोग इंडिविजुअल के एक कैरेक्टर को जब हम लोग जीन्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने बताया था कि एक कैरेक्टर के दो जीन्स हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे सेल में क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, एक पैटर्नल सेट होता है और दूसरा मैटरनल सेट होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें एक कैरेक्टर के लिए दो जीन होंगे, इसीलिए यहाँ पर पेयर ऑफ फैक्टर लिखा गया है। ठीक है, द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स मे रिमेन टुगेदर फॉर ए जनरेशन। हो सकता है कि एक जनरेशन तक या एक से ज़्यादा जनरेशन तक वो एक साथ रहें, बट दे सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, विदाउट ब्लेंडिंग ईच अदर, यानी गैमेट बनते समय वो जीन्स वो फैक्टर्स फिर सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद जो जीन्स अलग अलग होंगे वो एक दूसरे को ब्लेंड नहीं करेंगे, मतलब उनमें कोई कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं होगी। भले ही वो एक जनरेशन तक एक साथ थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनकी वजह से उसके कैरेक्टर में कोई मिक्सिंग हो गई हो। ठीक है, अब ये लॉ को थोड़ा और बढ़िया से समझने के लिए हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझना होगा, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स थे उसी के बेसिस पर ये लॉ दिया गया है। तो हम पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे, उसके बाद फिर से इस डिफिनीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। The cross between two pure breeding individuals considering two alternative traits of a single character, यानी एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट ट्रेट्स को कंसीडर करते हुए जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो वैसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, प्योर ब्रीडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी होमोजाइगस, जिनमें
किसी कैरेक्टर के दोनों जीन अगर सेम हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्योर ब्रीडिंग, ठीक है, या होमोजाइगस। तो द क्रॉस बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, यानी दोनों इंडिविजुअल्स होमोजाइगस होने चाहिए, कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट ट्रेट्स को कंसीडर करना है, यानी उसमें से एक इंडिविजुअल डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा इंडिविजुअल रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों ही जो पेरेंट होंगे वो प्योर ब्रीडिंग फॉर्म होंगे, यानी उनका दोनों जीन सेम होगा, या हम कहें दोनों इंडिविजुअल्स जो पेरेंट्स हैं होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं एक केस, ये सिंबल मेल के लिए है, ठीक है, बॉटनी में, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स से रिलेटेड जो साइंस है, और ये सिंबल हमारा फीमेल से है, ठीक है। दो पेरेंट्स होंगे तो उसमें से एक को हम मेल सपोज कर रहे हैं और दूसरे को फीमेल। कैरेक्टर मैंने सपोज किया है हाइट, हाइट हमारा कैरेक्टर हो गया, जिसके दो अल्टरनेटिव ट्रेट्स क्या हो गए, एक हो गया टॉलनेस और दूसरा हो गया ड्वार्फनेस, ठीक है। टॉल एंड ड्वार्फ आर टू अल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर हाइट। हाइट एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स उसके क्या हो गए जो पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ। टॉल आपका क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मोनो हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर इसमें कंसीडर किया गया है। शॉर्ट में अगर कहना हो, द क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एट ए टाइम, जिसमें अब इंडिविजुअल्स के बीच में अगर क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन जो भी किया जाए तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन हम सिर्फ एक कैरेक्टर का उसमें रिकॉर्ड रखने वाले हैं, एक कैरेक्टर पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, कंसीडर करने वाले हैं। तो वैसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए, सिंगल कैरेक्टर विथ टू अल्टरनेटिव ट्रेट्स, तो एक कैरेक्टर मैंने सपोज किया हाइट और इसके दो अल्टरनेटिव ट्रेट्स हो गए टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। अब ये टॉल एक ट्रेट हो गया और ड्वार्फ दूसरा ट्रेट हो गया, और जो पेरेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, प्योर ब्रीडिंग होंगे, यानी एक पेरेंट टॉल होगा, होमोजाइगस टॉल, और दूसरा पेरेंट जो होगा वो ड्वार्फ होगा और होमोजाइगस ड्वार्फ के केस में होगा। यानी इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल टी, और इस इंडिविजुअल को स्मॉल टी। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, प्योर टॉल, और यहां क्या लिखेंगे, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनके गैमेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब गैमेट्स के बारे में हमने सेल साइकिल सेल डिवीजन में मियोसिस में पढ़ा था कि मियोसिस सेल डिवीजन से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट्स आर हैप्लॉइड, मीन्स दे कंटेन ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये ध्यान देना है आपको, इंडिविजुअल के बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 23 पेयर क्रोमोसोम सभी सेल में पाया जाएगा, लेकिन गैमेट में कितना पाया जाएगा, ओनली 23 क्रोमोसोम, नॉट 23 पेयर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो गैमेट होता है उसमें केवल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो अगर हम इंडिविजुअल में दो जीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गैमेट्स में सिर्फ एक जीन होगा, ठीक है। तो इसके दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी, ये क्या है, गैमेट्स हैं, ठीक है। वैसे इसके दो गैमेट क्या होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये इसके गैमेट्स हो गए। ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए इंडिविजुअल में दो जीन्स दिखाए गए हैं, एक कैरेक्टर के लिए दो जीन, लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक जीन। क्यों, क्योंकि गैमेट्स हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स गैमेट्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये जो गैमेट्स हैं आपस में फ्यूज करेंगे, तो मान लीजिए ये वाला इसके साथ फ्यूज किया तो क्या बना, जो इंडिविजुअल होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर ये वाला
इससे कंबाइन किया, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये गैमेट्स थे और ये क्या हुए, ये प्रोजनी हुए, ऑफस्प्रिंग हुए। ठीक है, अब ये जो जनरेशन है इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट जनरेशन। ठीक है, P या P1 कह सकते हैं। और ये जो पहला जनरेशन हुआ जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उनको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। ठीक है ना, F1 जनरेशन। ठीक है, इसको मैं सर्किल नहीं करता हूं, कंफ्यूजन होगा आपको। F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है प्योर टॉल है और ये प्योर ड्वार्फ है, या आप कह सकते हैं होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। जबकि यहां जितने भी इंडिविजुअल्स आपको मिले हैं इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप मतलब फिजिकली कैसे दिखाई देंगे। अब यहीं समझना है आपको फर्स्ट लॉ को। देखिए इसमें कैपिटल टी है यानी डोमिनेंट एलिल और ये रिसेसिव एलिल, तो इसमें से कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट फॉर्म, यानी ये जो इंडिविजुअल होगा वो टॉल होगा। ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट एलिल्स अगर एक भी है, यानी 2 होता है टोटल सेट में, तो 2 जीन्स में अगर एक जीन कोई डोमिनेंट है तो इसका कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। लेकिन अगर दोनों रिसेसिव है तो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। रिसेसिव अकेले खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन डोमिनेंट एक जीन होने पर भी खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये इंडिविजुअल कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेट्रोजाइगस है जीनोटाइप जिसका, ये फिनोटिपिकली यानी बाहर से देखने से यह इंडिविजुअल कैसा दिखाई देगा, टॉल दिखाई देगा। ये भी टॉल दिखाई देगा, ये भी टॉल दिखाई देगा, ये भी टॉल। तो हम लोग लिखेंगे ऑल टॉल, ऑल इंडिविजुअल्स आर टॉल, ये फिनोटाइप हो गया। लेकिन जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि जीनोटाइप जब भी हम लोग लिखते हैं तो आगे हम लोग होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस ऐड करते हैं, यही फर्क होता है। तो आप देखिए ये सारे इंडिविजुअल्स हेट्रोजाइगस हैं, इसलिए हम लोग इसका जीनोटाइप लिखेंगे हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, ये मैंने F1 जनरेशन का बात आपके सामने रखा। ठीक है, अब जब F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस किया जाए, यानी F1 जनरेशन का एक इंडिविजुअल मेल के फॉर्म में सेलेक्ट किया जाए और दूसरा इंडिविजुअल फीमेल के फॉर्म में सेलेक्ट किया जाए, और उनके बीच में जब क्रॉस किया जाए तब हम लोग देखें क्या होता है। ठीक है ना, ओके। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन 2 प्योर ब्रीडिंग individuals considering 2 alternative forms of a given character, or we can say 2 different traits of a given character of a single character, जिसमें एक कैरेक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं, वैसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था, एक रिकैप कर लेते हैं कि ये इंडिविजुअल प्योर टॉल है, ये इंडिविजुअल प्योर ड्वार्फ है, तो दोनों प्योर ब्रीडिंग हो गए पहली बात। लेकिन ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, यानी 2 अल्टरनेटिव ट्रेट्स हो गए हाइट के। हाइट आपका कैरेक्टर हो गया और इसके 2 डिफरेंट ट्रेट्स क्या हो गए, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। तो ये 2 पेरेंट्स हो गए। अब इंडिविजुअल में जो जीन है या फैक्टर है उसको हम लोग पेयर में दिखाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल हैज ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना, यानी पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसमें पेयर में होते हैं क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो 23 पेयर्स। ठीक है, लेकिन गैमेट में ह्यूमन बीइंग के कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अच्छा। तो वैसे ही यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल टी दोनों जीन सेपरेट हो गए, इसी को हम लोग कह रहे हैं सेग्रीगेशन। वैसे यहाँ पर स्मॉल टी है तो दोनों जीन सेपरेट हो गए, स्मॉल टी। और F1 जनरेशन में जब ये फ्यूज हुए तो इंडिविजुअल्स आपको ये जो मिले हैं ये F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे। अब इनकी फिनोटाइप देखा जाए, यानी फिजिकली ये कैसे दिखाई देंगे, तो फिजिकली कैसा दिखाई देंगे, ये इसमें जो डोमिनेंट एलील होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है।
हेट्रोजाइगस मतलब दो डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है, तो जो डोमिनेंट होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है सभी में, तो सारे के सारे टॉल होंगे। तो देखिए फिनोटाइप लिखते समय हम लोग को कोई भी प्योर या हाइब्रिड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग लिख देंगे ऑल इंडिविजुअल्स आर टॉल। लेकिन जीनोटाइप जब लिखेंगे तो टॉल है तो कैसा टॉल है, प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है। तो आप देख सकते हैं कि दो जीन्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो ये कैसा टॉल हो गया, हाइब्रिड टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, अब आगे जो है F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स में जब क्रॉस कराया जाता है तब रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो F1 इंडिविजुअल्स सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं, तो मेल भी हेट्रोजाइगस और फीमेल भी हेट्रोजाइगस। अब इसके गैमेट्स आप बना दीजिए उसी तरह से। गैमेट्स क्या हो जाएंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। वैसे इसमें हो जाएगा एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। ठीक है, अब ये आपका F1 जनरेशन है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स जब गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो इनके भी देखिए यहाँ पर गैमेट्स में ये जीन सेपरेट हो गए। यही आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो पॉइंट है उसको समझना यहीं पर है कि देखिए दोनों जीन्स एक जनरेशन तक एक साथ थे, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स जो हैं एक साथ एक जनरेशन तक थे, लेकिन गैमेट के फॉर्मेशन के समय ये दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, पहली बात, दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब आगे जो लाइन है विदाउट ब्लेंडिंग ईच अदर, मतलब बिना एक दूसरे में मिक्स हुए, वो कैसे प्रूव हो रहा है कि जब इसका फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन होगा तो F2 इंडिविजुअल्स जो बनेंगे, देखिए ये इंडिविजुअल क्या बनेगा, कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप होगा ये होमोजाइगस टॉल। फिर इसका इसके साथ देखिए क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ तो जो डोमिनेंट होता है उसको पहले लिखा जाता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो गया स्मॉल टी। ठीक है, अब अगर हम लोग फिनोटाइप देखें और जीनोटाइप देखें तो देखिए क्या रिजल्ट है। फिनोटाइप, ये इंडिविजुअल क्या होगा, टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, और डोमिनेंट जीन अगर एक भी है तो वो इंडिविजुअल का कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा फिजिकली, और इसमें डोमिनेंट एलील है ही नहीं, दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, इसीलिए क्या होगा, ड्वार्फ होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों टॉल होंगे और ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, यानी रेशियो क्या होगा, 3:1। इसी को कहते हैं मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो 3:1 होता है। लेकिन जीनोटाइप देखा जाए, जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली आप देखिए कि इंडिविजुअल्स कितने तरह के हैं ये। तो देखिए ये इंडिविजुअल अलग है, ये होमोजाइगस टॉल है, एक इंडिविजुअल आपको मिला होमोजाइगस टॉल, या आप कह सकते हैं प्योर टॉल। और ये दो इंडिविजुअल्स क्या होंगे, हेट्रोजाइगस टॉल, और लास्ट वाला इंडिविजुअल क्या होगा, होमोजाइगस ड्वार्फ। यानी इनका रेशियो हो गया 1:2:1। दिस इज जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, टॉल तो ये तीनों हैं, लेकिन ये तीनों क्या एक जैसे हैं, नहीं, ये दोनों एक जैसे हैं जेनेटिकली, और ये जो है डिफरेंट है। तो ये प्योर टॉल है या होमोजाइगस टॉल कहिए, ये दोनों क्या है, हाइब्रिड टॉल कहिए या हेट्रोजाइगस टॉल, और ये क्या है, प्योर ड्वार्फ या होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो जीनोटाइप का रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। अब जो लॉ है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि देखिए यहां पर इस प्लांट का हाइट मान लीजिए ये है, ये टॉल प्लांट है, ऐसे सपोज कर लेते हैं, और ये है एक ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंट
जीन्स प्रेजेंट है, इसमें दोनों जीन्स टॉलनेस के प्रेजेंट हैं और इसमें दोनों जीन्स ड्वार्फनेस के प्रेजेंट है। F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं सब के सब फिनोटाइप उनका क्या है, टॉल, यानी F1 जनरेशन के सारे इंडिविजुअल्स टॉल होंगे, ठीक है, ऐसे इसकी तरह होंगे, ठीक। जब हम लोग F2 जनरेशन में आएंगे, जो ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में देखेंगे तो 3 इंडिविजुअल्स हमको टॉल मिलेंगे और 1 इंडिविजुअल हमको ड्वार्फ मिलेगा। मतलब हम यही बना दे रहे हैं, ये इंडिविजुअल आपका टॉल होगा, ये भी इंडिविजुअल आपका टॉल होगा, ये भी इंडिविजुअल आपका टॉल होगा और ये वाला इंडिविजुअल क्या होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक है। अब ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना, ठीक है। भले ही ये दोनों जीन्स एक जनरेशन तक साथ साथ रहे, लेकिन इसकी वजह से न तो कैपिटल टी वाले में स्मॉल टी का कोई कैरेक्टर मिक्स हुआ, न तो स्मॉल टी वाले में कैपिटल टी का कोई कैरेक्टर मिक्स हुआ। अगर मिक्स हुआ होता, सपोज करिए इसकी हाइट अगर 3 फीट है और इसकी हाइट 1 फीट है, ठीक है, तो हमें अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल मिल जाता है जिसकी हाइट इन दोनों के बीच में होती तो हम लोग कहते कि कैरेक्टर मिक्स हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। F2 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स मिले, जो टॉल इंडिविजुअल्स थे, उनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली वही थी जो कि पेरेंट जनरेशन में था, और जो ड्वार्फ इंडिविजुअल मिला उसका हाइट वही था जो कि पेरेंट जनरेशन में ड्वार्फ का हाइट था, ठीक है। अगर मिक्सिंग हुआ होता तो क्या होता, हो सकता था कि F2 जनरेशन में न तो कोई इंडिविजुअल पूरी तरह से टॉल मिलता है, न तो कोई इंडिविजुअल पूरी तरह से ड्वार्फ मिलता है, रेदर वी वुड हैव ए न्यू सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक अच्छे स्टूडेंट के साथ एक वीक स्टूडेंट को अगर बैठा दिया जाए तो धीरे धीरे जो वीक स्टूडेंट है अगर थोड़ा सिंसियर है तो वो अच्छे बच्चे से सीख करके उसके में चेंजिंग आ जाती है। पर गैमेट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। गैमेट्स में भले गैमेट्स में सेपरेट होते समय जीन्स अलग अलग हुए, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं हुआ। मतलब क्या है, भले 2 जीन्स एक जनरेशन तक एक साथ रहे, लेकिन उनके कैरेक्टर्स का एक दूसरे में कोई मिक्सिंग नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। एक और स्टेटमेंट है इसी लॉ के लिए, एंड यही लिख दे रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एन इंडिविजुअल may be hybrid but not a gamete। मतलब इंडिविजुअल हाइब्रिड हो सकता है लेकिन गैमेट कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकता है। गैमेट हमेशा प्योर होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी ये जो गैमेट है यहाँ पर कैपिटल टी जीन वाला गैमेट है, ये स्मॉल टी जीन वाला गैमेट है, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल टी वाला इस कैपिटल टी से अलग है। भले एक जनरेशन तक कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ रहे, लेकिन इनके में आपस में कैरेक्टर्स का कोई मिक्सिंग नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ जो गैमेट कैपिटल टी वाले हैं और स्मॉल टी वाले गैमेट्स हैं, उसी तरह से आपको यहाँ भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट होगा इससे, इसीलिए हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। ऑल्दो the factors may remain together for a generation, but during the formation of gametes they separate without blending each other। मतलब बिना एक दूसरे में कैरेक्टर्स का मिक्सिंग हुए बगैर वो फिर से गैमेट के बनते समय सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स किस टेस्ट पर बेस्ड है, या हम कहें किस क्रॉस पर बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दूसरी बात, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट का आपको स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए कि ए पेयर ऑफ फैक्टर में रिमेन टुगेदर फॉर ए जनरेशन बट दे सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विदाउट ब्लेंडिंग ईच अदर, ठीक है। ये सिंपल सा उसका स्टेटमेंट हो गया। और आपको ये क्रॉस भी करने आना चाहिए।
जैसे एक कैरेक्टर मैंने हाइट लिया था, उसके दो अल्टरनेटिव ट्रेट्स क्या हो गए, टॉल एंड ड्वार्फ। पेरेंट जनरेशन में आपको प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स लेना है, यानी दोनों जीन सेम हो, तो एक डोमिनेंट वाला ले लेना है, एक रिसेसिव वाला, फिर इसका गैमेट्स बना लेना है, ठीक है। और गैमेट्स का फ्यूजन जब होगा तो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे। F1 जनरेशन में देखिए फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है ये लिख दिया गया है। कैसे लिखना है, जो डोमिनेंट एलील होगा अगर वो प्रेजेंट है तो वही कैरेक्टर आपको दिखाई देगा फिनोटाइप में। तो सब में आप देखिए एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, इसीलिए सबका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल। जीनोटाइप में क्या लिखेंगे, ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस, तो सारे के सारे आप देखिए हेट्रोजाइगस है, या आप इसको हाइब्रिड भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है हाइब्रिड टॉल। रेशियो इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि सारे के सारे इंडिविजुअल एक ही जैसे हैं, तो क्या रेशियो इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। इस F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें से एक पैटर्नल और एक दूसरा मैटरनल इंडिविजुअल्स के फॉर्म में आपस में इनमें क्रॉस होगा। फिर गैमेट्स फॉर्मेशन उसी तरह से दिखाना है। गैमेट्स में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए एक कैरेक्टर के लिए अगर यहाँ दो जीन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे तो यहाँ एक एक जीन हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से फ्यूजन करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिनोटाइप समझ लेना अच्छे से। देखिए इसमें डोमिनेंट जीन दोनों दिख रहे हैं, यहाँ एक डोमिनेंट जीन, यहाँ भी एक डोमिनेंट जीन, यहाँ तो डोमिनेंट दिख ही नहीं रहा है, तो ये तीनों का फिनोटाइप टॉल होगा और इसका ड्वार्फ होगा। लेकिन जब जीनोटाइप की बात करेंगे यानी जेनेटिकली देखा जाए तो ये अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग है, तो जीनोटाइप क्या होगा, इसका हो गया प्योर टॉल, एक ऐसा इंडिविजुअल हुआ, और ये दोनों क्या हुए, हाइब्रिड टॉल, और ये क्या हुआ, प्योर ड्वार्फ हुआ। या आप कह सकते हैं होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। और इनके रेशियो को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है 1:2:1। इस रेशियो में ये आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1। 1 किसके लिए है, प्योर टॉल के लिए, 2 किसके लिए है, हाइब्रिड टॉल के लिए, और 1 अगेन किसके लिए है, प्योर ड्वार्फ के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अब इसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, जिसमें हम लोग 2 कैरेक्टर कंसीडर करेंगे, और 2 कैरेक्टर कंसीडर करेंगे तो दोनों कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, तो वहां पर इंडिविजुअल में आपको 4 जीन रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे यहाँ 2 जीन हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल में, वहां पर कितना होगा, 4 हो जाएगा, और गैमेट में तब कितना हो जाएगा, उसका हाफ, यानी गैमेट में तब 2 जीन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप ये जो लॉ है दोनों, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अपने बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे क्लास में हम लोग वो बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।